नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। रात के बज चुके हैं 8 और जैसे ही रात के 8 बजते हैं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है एक्सीलेंट गुरु YouTube चैनल का। और उसमें क्लास होती है साइंस की और वो क्लास बहुत अच्छी होती है क्योंकि आप इतने मन से पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ करके अच्छा भी लग रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि क्लास बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा साथी। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करता रहूँगा और अच्छा कंटेंट आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। दिन प्रतिदिन मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो इसी सिलसिले में क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही मैं आपको कह देता हूँ, आप अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा पढ़ाने में मोटिवेशन मिले, क्योंकि हर काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरी होती है। और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टीचर को अगर मोटिवेशन देना हो तो साथी शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके हम मोटिवेट कर सकते हैं टीचर को, जिससे कि वो हमें बहुत अच्छा कंटेंट दे पाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर आपने कर दिया होगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही मैं मेरे चैनल का एनालिसिस देख रहा था कल, तो मुझे ऐसा देखने को मिला कि मेरे चैनल के ऊपर जो व्यूवरशिप है, यानी जो व्यूवर हैं, जो वीडियो देखते हैं, उसमें से 70% जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री के अंदर होता है। साइड में आपको सब्सक्राइब नाम दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो और एक साइड में घंटी सी आएगी, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर लो। आपके सारे नोटिफिकेशन आएंगे और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप एक रेगुलरिटी बना सकते हो। वरना कभी आपको याद रहेगा, कभी नहीं रहेगा, तो आपकी रेगुलरिटी जो है वो टूट भी सकती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पहले क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी हमें दे रखा है संवेग, हमें दे रखा है संवेग दे रखा है और संवेग को कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। और आपको पूछा क्या है मेरे साथी, आपको पूछा है गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा या फिर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर संवेग और गतिज ऊर्जा की बात होती है तो आपको याद रखना है संवेग और गतिज ऊर्जा के अंदर एक संबंध होता है। तो याद रखना, गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध जो होता है वो क्या होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो संबंध होता है के ई बराबर, के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वेयर बटे 2m। पी का मतलब यहां पर क्या है, संवेग, के ई का मतलब गतिज ऊर्जा और यहां पर m का मतलब होता है द्रव्यमान। ये दोनों के अंदर क्या होता है, आपस में संबंध होता है, आपस में रिलेशन होता है। और इसी रिलेशन के आधार पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। जो आपको ये क्वेश्चन पूछा है ना, वो इसी रिलेशन के ऊपर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, हमें क्या दिया गया था कि संवेग को 3 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। यानी कहने का मतलब इसमें 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ऐसी है जब हमने संवेग को 3 गुना नहीं किया था तब की कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, संवेग को 3 गुना करने के बाद की कंडीशन। यानी इसमें 2 स्थिति आपकी बनती हैं, एक तो 3 गुना करने से पहले की स्थिति, एक 3 गुना करने के बाद की स्थिति। और 3 गुना करने से पहले की जो स्थिति है ना, वो आपकी ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पी स्क्वायर बटे 2m के बराबर होती है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, ये संबंध आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा अब क्या किया, संवेग को 3 गुना कर दिया। संवेग को कितना गुना कर दिया, 3 गुना। तो संवेग को 3 गुना करने के बाद में यह आपकी क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मान बदल जाएगा। और बदली हुई काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, के ई के ऊपर हम नीचे क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, 1। यानी ये तो पहले की स्थिति हो गई और ये 1 मैंने लगा दिया, इसका मतलब ये बाद की स्थिति हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी 1 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, देखो मैंने क्या कहा, यहां पर क्या बताया कि संवेग को कितने गुना किया, 3 गुना। यानी पहले जो संवेग p था वो अब कितना हो गया, 3v हो गया, सॉरी 3p हो गया। जो पहले आपका संवेग p था वो कितना हो गया, 3p।
क्लियर है बात है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध आपको पता ही है। यहां पर पी की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, अब की बार 3p लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर का हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, बटे 2m का हमने क्या लिख दिया, 2m लिख दिया। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब काइनेटिक एनर्जी का अगर हम मान निकालेंगे तो देखो इसको मैं हल करूंगा तो ये बनेगा 9p² बटे 2m। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे साथी तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बराबर ये 9 का तो मैंने 9 लिख दिया, और ये जो आपका p² बटे 2m है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ke बराबर इस p² बटे 2m की जगह समीकरण नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, ke लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 9ke। यानी कहने का मतलब जो नई गतिज ऊर्जा आपकी होगी वो पुरानी गतिज ऊर्जा जो थी उसकी 9 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी। अगर हम संवेग को 3 गुना करते हैं, संवेग को 3 गुना करते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में आपको संवेग दे रखा था और गतिज ऊर्जा दे रखी थी, तो संवेग और गतिज ऊर्जा का आपको जो रिलेशन है वो आपको याद करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटे 2m। ये पहले की स्थिति समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर हमने क्या किया, संवेग को 3 गुना कर दिया। संवेग को 3 गुना करने पर इस p का मान हमने क्या लिख दिया, 3p लिख दिया, और ये ऊपर स्क्वायर का हमने स्क्वायर लगा दिया। और जैसे हमने इसको हल किया तो ये निकल के आया ke1 बराबर 9 गुणा p² बटे 2m, और p² बटे 2m की जगह मैं ऊपर समीकरण नंबर 1 से क्या लिख सकता हूं, ke लिख सकता हूं। और ke हमारी क्या थी, प्रारंभिक हमारी जो मूल जो गतिज ऊर्जा थी ना वो ke थी। तो नई जो गतिज ऊर्जा आई है वो मूल गतिज ऊर्जा के कितने गुनी आ गई, 9 गुनी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आप कहोगे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और खलिस्थान का योग होता है। यानी आपका जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो किस किस का योग होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल बता चुका हूं। कल वाली क्लास में मैंने आपको अच्छे से ये बताया था, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में भी बताया था और स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी बताया था। तब मैंने एक बात आपको बताई थी कि आपकी जो यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, मैकेनिकल जो ऊर्जा होती है, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होती है, योग होती है। कहने का मतलब गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है यांत्रिक ऊर्जा का। ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है आपका यांत्रिक ऊर्जा का। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है मेरे साथी वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होती है, योग होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना कर दिया जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो n का मान आपको ज्ञात करना है। देखो इसमें भी 2 स्थिति दे रखी हैं, इसमें 2 स्थिति दे रखी हैं। प्रथम स्थिति के अंदर वेग मान लो v था, तो दूसरी स्थिति में वेग कितना हो गया, 2 गुना यानी 2v हो गया। तो 2 प्रकार की स्थिति तैयार हो गई। हम बात करते हैं प्रथम स्थिति की। यहां पर बात करते हैं प्रथम स्थिति में क्या दे रखा है वो देखो। प्रथम स्थिति में हमने मान लिया, क्या मान लिया, हमने वेग को मान लिया v, वेग को क्या मान लिया, v मान लिया। फिर हमने क्या मान लिया, आपका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने मान लिया मानो m। और आपकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जो है उसको मैंने मान लिया मानो काइनेटिक यानी k मान लिया। ये मैंने माना है प्रथम स्थिति में। अब दूसरी स्थिति आपको क्या दे रखी है, देखो दूसरी स्थिति में क्या दे रखा है कि आपका जो वेग है ना, वेग वो 2 गुना कर दिया जाता है। वेग कितने गुना कर दिया जाता है, 2 गुना। यानी कहने का मतलब जो वेग है ना, वेग वो पहले अगर आपका v था वो अब की बार कितना हो गया, 2v हो गया। सिर्फ वेग 2 गुना हुआ है, ये बात दे रखी है। सिर्फ और सिर्फ क्या दुगुना हुआ है, वेग। द्रव्यमान के बारे में यहां पर कोई बात नहीं दे रखी, तो आपका जो द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान वो m का m ही रहेगा। इस m में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दे रखा है m के बारे में। तो m यानी द्रव्यमान पहले भी m था और अब भी क्या है, m है। ठीक है, और आपका जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वो कितनी हो जाएगी,
वो दे रखा है ना, n गुना हो जाती है, यानी पहले अगर k थी तो वो n गुना हो जाती है, यानी कहने का मतलब इस n का मैंने गुना कर दिया। पहले जो थी ना हमारी k, उसका n गुना हमारी दूसरी स्थिति में 2 गुना वेग करने के बाद हमारी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो इस n का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहली स्थिति में क्या है, पहली स्थिति के अंदर हम अगर गतिज ऊर्जा का मान निकालते हैं तो यहां से निकलता है 1/2 mv², 1/2 mv², यानी इस k का जो मान निकल के आता है, पहली स्थिति में इस k का मान जो निकल के आता है वो 1/2 mv² निकल के आता है। यह समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। और दूसरी स्थिति में हमारा जो इस k का मान है वो कैसे निकलेगा, 1/2 m का m आ गया, लेकिन अब की बार यहां पर हम जो v लिखेंगे ना, उस v की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, 2v लिखना पड़ेगा। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 2v लिख दिया, और हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो nk का nk आ गया बराबर 1/2 का 1/2 m का m आ गया, और इस 2 का मैं स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 4 आएगा, गुना इस v का मैं स्क्वायर करूंगा क्या आएगा, v²। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n के बराबर 1/2 इस m को और v² को मैं एक साथ लिख सकता हूं mv² बराबर ये गुना का क्या आ गया, 4 का 4 आ गया। अब इसकी जगह देखो मैं समीकरण नंबर 1 से, इसकी जगह मैं समीकरण नंबर 1 से क्या लिखूंगा, देखो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं यहां, इसकी जगह ये nk का nk बराबर इस 1/2 mv² की जगह समीकरण नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, k लिख सकता हूं, और गुना में क्या आ गया, 4 आ गया। कहने का मतलब इस n का जो मान आया है मेरे साथी, देख सकते हो आप यहां k से k कैंसिल हो गया, तो n का मान कितना आ गया, 4 आ गया। n का मान कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें 2 प्रकार की स्थिति दे रखी थी, एक तो वेग 2 गुना करने से पहले की स्थिति थी, एक 2 गुना वेग करने के बाद की स्थिति। 2 गुना वेग पहले, 2 गुना करने के पहले की जो स्थिति है उसको हमने प्रथम स्थिति मान लिया, उसमें वेग को हमने मान लिया v, द्रव्यमान को m मान लिया, और ऊर्जा को हमने k मान लिया। इसके आधार पर हमारी ऊर्जा आ जाएगी 1/2 mv²। ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या किया, वेग 2 गुना हो गया तो 2v लिख दिया मैंने, और द्रव्यमान हमारा m था वो m ही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। गतिज ऊर्जा का मान जो है वो पहले की जो गतिज ऊर्जा थी उसका कितना हो गया, उसका हो गया n गुना, इसलिए हमने n कर दिया, यहां पर n का k से गुना कर दिया, क्योंकि पहले अगर k थी तो अब वो nk हो गई। अगर इसका मान निकालेंगे, गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 mv² आता है, v², लेकिन यहां पर v की जगह आपका 2v है, इसलिए मैंने 2v लिख दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इसको मैंने हल किया तो लास्ट में ये निकल के आया, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह समीकरण नंबर 1 से मैं ये k लिख सकता हूं, इसकी जगह मैंने k लिख दिया ये, और गुणा 4 का क्या गया, 4। इस k से k को मैंने कैंसिल कर दिया, तो n का मान कितना आया आपका, 4 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथी। 4 नंबर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिर इस क्वेश्चन का हम धुआं करते हैं, इसकी तितरी फिट करते हैं, बिल्कुल है ना। चलो, कि इनमें से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपका ऊर्जा। साथी बिल्कुल सही बात है, जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते, यानी कहने का मतलब आपकी जो ऊर्जा होती है उसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते और न ही इसको खत्म कर सकते। यानी कहने का मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, अर्थात इस ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है ना, रूपांतरण वो संभव होता है। रूपांतरण क्या होता है, संभव होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मेरे साथी कि ऊर्जा का निम्न में से क्या संभव है। तो साथी याद रखना, ऊर्जा का केवल और केवल रूपांतरण संभव है, यानी इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपके पास मान लो मोमबत्ती है, मोमबत्ती, और मोमबत्ती को जैसे ही हम जलाते हैं तो इस मोमबत्ती के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा थी, रासायनिक ऊर्जा वो चेंज हो जाती है, किसके अंदर, वो आपकी प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाती है, और प्रकाश के साथ साथ में ऊष्मा ऊर्जा में भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो देखो इस मोमबत्ती के अंदर जो ऊर्जा थी उसको, उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा थी उसको मैंने बदल दिया,
तो ये चेंज हो गई। इस प्रकार से इसका रूपांतरण संभव है, यानी इसको हम नष्ट नहीं कर सकते और न ही इसको क्या कर सकते हैं, हम उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ऊर्जा के बारे में और बात करें तो ऊर्जा का जो साथी मात्रक होता है, मात्रक वो आप याद रखोगे, इसका जो मात्रक है वो एसआई पद्धति के अंदर क्या होता है, एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। और यही जूल मात्रक किसका होता है, कार्य का होता है। कहने का मतलब कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का समान होता है। अगर हम ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक की बात करते हैं, व्यापारिक मात्रक की बात करें तो इसका व्यापारिक मात्रक होता है KWH। KWH मतलब K का मतलब किलो, W का मतलब वाट और H का मतलब घंटा, किलोवाट घंटा, जिसको हम बिजली की यूनिट भी कहते हैं। तो इसका जो व्यापारिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा और इसका मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। जो कार्य का मात्रक भी जूल होता है एसआई पद्धति के अंदर। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी थी ऊर्जा के बारे में। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए पहले और वीडियो को एक बार रोक करके और इस क्वेश्चन को बना के देखिए, ये क्वेश्चन आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। बड़ा अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने को मिल रहा होगा। एक जैसे मैं 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो इसके आधार के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप गलत नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो तो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगली क्लास के अंदर आपका डाउट है वो सोल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जो नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर भी आप अपना सॉल्यूशन है या कोई भी मतलब डाउट है वो पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा मेरे साथी। बस आपको ईमानदारी से पढ़ना है और ईमानदारी से एक शेयर मैं आपसे मांगता हूं, एक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो इसका नया रेखीय संवेग क्या होगा। इसका नया रेखीय संवेग आपसे पूछा, इसका नया रेखीय संवेग क्या होगा। तो वही बात है साथी, इसकी गतिज ऊर्जा 256 गुना हो जाती है। कहने का मतलब इसमें भी 2 स्थितियां हैं, एक 256 गुना होने से पहले की स्थिति, एक 256 गुना होने के बाद की स्थिति। तो देखो इसमें 2 प्रकार की ऊर्जाएं दे रखी हैं, एक तो प्रारंभिक ऊर्जा, एक अंतिम ऊर्जा। कहने का मतलब प्रारंभ में जो ऊर्जा थी वो कितनी थी, प्रारंभ में गतिज ऊर्जा, प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा थी वो हम कितनी मान लेते हैं, 1/2 mv² मान लेते हैं। 1/2 mv² हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो हमारी या परिवर्तित बोल सकते हैं या अंतिम बोल सकते हैं कि बात है, परिवर्तित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, परिवर्तित जो ऊर्जा है वो हमारी कितनी होगी मेरे साथी। परिवर्तित ऊर्जा को मैं मान लेता हूं, मान लो मैंने परिवर्तित ऊर्जा को मान लिया y और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को मैंने मान लिया x। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को मैंने क्या मान लिया, x, और परिवर्तित गतिज ऊर्जा को मैंने y मान लिया। ठीक है, और परिवर्तित गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, प्रारंभ में जितनी आपकी गतिज ऊर्जा थी उसका 256 गुना। प्रारंभ में आपकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, ये थी, इसका 256 गुना हम कर देते हैं, इसको 256 से गुना कर देते हैं, तो ये हमारी क्या आ जाती है, ये हमारी आ जाती है साथी परिवर्तित ऊर्जा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी प्रारंभ में हमारी जो ऊर्जा थी उसका 256 गुना गतिज ऊर्जा हो जाती है। यानी कहने का मतलब प्रारंभ में जो हमारी गतिज ऊर्जा x थी वो 1/2 mv² थी, तो परिवर्तन होने के बाद में उसको हमने मान लिया y, तो y का मान कितना आ गया, 256 गुना 1/2 mv²। क्लियर है बात है। ये 256 कहां से आया, ये तो आपको दे रखा है कि भाई 256 गुना आपकी क्या हो जाती है, ऊर्जा हो जाती है। कितने गुना, 256 गुना। क्लियर है बात है। अब कैसे करोगे, देखो ये हमारे पास में 2 स्थिति आ गई। अब ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे मेरे साथी, इस कि अगर हम बात करते हैं, ये समीकरण नंबर हमारी 1 है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण नंबर हमारी 1 है मेरे साथी और ये हमारी समीकरण नंबर क्या है, 2 है। 1 में हमें दे रखा है प्रारंभिक और 2 में हमें क्या दे रखा है, 2 में दे रखा है, ये 2 में दे रखा है आपको परिवर्तित ऊर्जा। अब देखो ये भी आपकी गतिज ऊर्जा है और ये भी आपकी गतिज ऊर्जा है, ये भी आपकी गतिज ऊर्जा है और ये भी आपकी क्या है, गतिज ऊर्जा है। कहने का मतलब ये हुआ मेरे साथी कि आपका
थोड़ा सा 1 मिनट रुको, ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ये हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी। अब हम निकालते हैं परिवर्तित ऊर्जा। परिवर्तित ऊर्जा कैसे निकलेगी वो देखो। परिवर्तित जो ऊर्जा है वो हमने y मान ली और उसको हम मान लेंगे 1/2 mv1 की घात 2। अच्छा, मैंने यहां पर v1 क्यों लिया? v1 मैंने क्यों लिया? क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो मान है वो किसके आधार पर चेंज होता है? वो इस वेग के आधार पर चेंज होता है। अगर वेग चेंज हो जाता है, वेग बढ़ जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वेग घट जाता है तो गतिज ऊर्जा आपकी क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी कहने का मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आपकी थी 1/2 mv², और आपकी परिवर्तित ऊर्जा कितनी हो गई? इस वेग को मान को मैंने बदल दिया, इसको मैंने v1 कर दिया, क्योंकि वेग बदलेगा तभी तो ये गतिज ऊर्जा बदलेगी। अब इसका मान हम निकालते हैं, 1/2 mv1² का मान अगर हम निकालते हैं तो आपको दे रखा है कि जो आपकी नई जो गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 256 गुनी हो जाती है। यानी इसका कितने गुना? 256 गुना क्या हो जाती है आपकी? ये नई वाली गतिज ऊर्जा हो जाती है। अब देखो, इस 1/2 को मैंने 1/2 से काट दिया, m को मैंने m से काट दिया, तो यहां पर बचेगा v1² बराबर 256 गुणा v²। यही तो बचेगा। ये गुणा लगाऊं तो लगाऊं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, देखो v1² बराबर 256 कितने का स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर। और ये v का मैंने v लिख दिया और इसके ऊपर मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अब इस स्क्वायर से मैं स्क्वायर को कैंसिल कर सकता हूं, तो v1 बराबर कितना आ जाएगा? 16v। v1 का मान कितना आएगा? 16v आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या पूछा है? रेखीय संवेग पूछा है। अब देखो, ये तो हमने v1 का मान निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, तो गतिज ऊर्जा के बारे में कर लिया, अब हम करेंगे संवेग के बारे में। तो प्रारंभ में इसका संवेग कितना था? प्रारंभ में जो संवेग था, p का जो मान था वो मान लिया हमने mv। ये समीकरण नंबर 1 मान ली। प्रारंभ में जो इसका संवेग था वो था p बराबर mv। उसके बाद नया जो संवेग आएगा, नया संवेग, वो हमने क्या मान लिया? p1 मान लिया, और p1 है वो क्या आ जाएगा? mv1 आ जाएगा। क्योंकि वेग यहां पर बदला है, वेग बदलेगा तभी संवेग बदलेगा, वेग बदलेगा तभी क्या होगी? आपकी गतिज ऊर्जा चेंज होगी। तो ये v था वो मैंने क्या कर लिया? v1 मान लिया, जैसे यहां पर मैंने v1 माना था। अब देखो, p1 का मैंने p1 लिख लिया बराबर, इस m का मैंने m लिख लिया, और इस v1 का मान मैं यहां से लिख सकता हूं कितना? 16v। कितना लिख सकता हूं? 16v। अब देखो, ये p1 का p1 बराबर m का मैंने m लिख लिया, आपको दिखाई देगा बिल्कुल, m का मैंने m लिख लिया, और ये v जो है वो इस साइड लेके आता हूं मैं यहां, और ये गुना मैंने क्या कर दिया? 16। और इस mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? p लिख सकता हूं। तो p1 का मान कितना आएगा? p गुना 16। यानी कहने का मतलब जो संवेग है, नया संवेग, वो पुराने वाले संवेग का कितने गुना हो जाता है? 16 गुना। कितने गुना? 16 गुना। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। बी क्वेश्चन इस क्वेश्चन का क्या होगा? बी आंसर, ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें दो प्रकार की गतिज ऊर्जाएं दे रखी है, तो प्रारंभ में दे रखी है, एक अंतिम दे रखी है, यानी परिवर्तित। तो प्रारंभिक हमने ये मान ली, अंतिम हमने यहाँ पर v1 मान लिया, क्योंकि वेग बदलेगा तभी गतिज ऊर्जा चेंज होगी। फिर इस नई वाली गतिज ऊर्जा का मान अगर हम निकालते हैं तो वो पुरानी वाली को 256 से गुणा कर देते हैं। फिर इसको मैंने हल किया तो यहाँ पर v1 का मान कितना आएगा? 16v आएगा। अब हम बात करते हैं संवेग की, क्योंकि आपको संवेग पूछा है। पुराना संवेग हमने मान लिया p बराबर mv, क्योंकि ये सूत्र होता है संवेग का, और नया संवेग क्या मान लिया हमने? p1 मान लिया, और ये mv1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग आपका v से v1 हो गया था ऊपर, यहाँ देखो गतिज ऊर्जा में। उसके बाद इसका मैंने मान निकाला, तो इस v1 की जगह मैंने 16v लिख दिया, और इसको हल करूंगा तो यहां पर आएगा mv, और mv की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? p लिख सकता हूं। इसका मतलब नया जो संवेग आया है वो पुराने वाले संवेग का कितने गुना आ गया? 16, यानी 16 गुना। ऑप्शन नंबर आपका बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया होगा? ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, साथी अच्छे से पढ़ लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन को पहले, फिर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डील करते हैं। क्वेश्चन है क्या देखो, कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? मैंने कल भी बताया था आपको कि गति अगर चेंज हो जाती है, गति में अगर परिवर्तन होता है, गति में अगर परिवर्तन होता है, गति में परिवर्तन होता है, गति परिवर्तित होती है, तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा। इसके कारण, गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और साथ ही कोई भी वस्तु है
उस वस्तु का आकार चेंज हो जाता है या फिर उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, तो इसके कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसके कारण होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो आपको यही तो क्वेश्चन पूछा है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु का आकार या विन्यास चेंज हो जाता है, यानी स्थिति या फिर उसका विन्यास चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? तो साथी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी जो आपको पता भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको पूछा है और मैंने अभी आपको बताया था गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² के बराबर होता है। हाफ mv² आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी करवा चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पीछे की जो 2 क्लासेज हैं उनमें अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, उसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल नहीं करवाए थे। न्यूमेरिकल आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल जो हैं वो आगे की क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। फिर से एक न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है, उस न्यूमेरिकल को पढ़ना है और फिर हम इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। देखो कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित होती है। द्रव्यमान m है एक वस्तु का और वो v गति से क्या होती है? चलना स्टार्ट करती है। इसमें गतिज ऊर्जा k उत्पन्न हो जाती है। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी मान ली? k बता दी। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाता है, यदि इसके वेग को हमने क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया, तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो साथी, इसमें 2 स्थिति हैं। वेग 2 गुना होने से पहले की स्थिति, एक वेग 2 गुना होने के बाद की स्थिति। दो स्थिति हैं। प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति जो हमें दे रखी है, प्रथम जो कंडीशन दे रखी है, इसके अंदर हमें दे रखा है द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दे दिया? m दे दिया। वेग हमें क्या दे रखा है? v दे रखा है। और ऊर्जा जो दे रखी है, गतिज ऊर्जा, वो हमें कितनी दे रखी है? k दे रखी है। और k का मान हम क्या कर सकते हैं? इसके आधार पर हम k का मान लिख सकते हैं 1/2 mv²। ये समीकरण नंबर हमारी 1 तैयार हो गई। ठीक है, अब हमें दे रखी है दूसरी स्थिति। अब हमें दूसरी स्थिति दे रखी है। अब दूसरी स्थिति को ध्यान से समझना। दूसरी स्थिति में क्या दिया कि अब वेग 2 गुना हो जाता है। वेग कितने गुना हो जाता है? 2 गुना। तो वेग आपका जो पहले v था वो अब क्या हो जाएगा? आपका 2v हो जाएगा। और द्रव्यमान के बारे में कुछ चेंज दे ही नहीं रखा है, तो द्रव्यमान आपका m का m रहेगा। और जो नई ऊर्जा है, नई गतिज ऊर्जा, वो आपको पूछी कि नई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? नई गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो नई जो गतिज ऊर्जा है, नई जो ऊर्जा है साथी, वो मान लो कितने गुना हो जाती है? वो n गुना हो जाती है। पहले जो k थी वो क्या हो जाती है? उसकी n गुना हो जाती है। पहले की n गुना हो जाती है। पहले वाली k थी, उसका n गुना आपकी क्या हो गई? नई गतिज ऊर्जा हो गई। इसी का मान आपको निकालना है कि भी कितने गुना हुई है, ये तो निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुका हूं। अब इसका अगर हम मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1/2 mv²। लेकिन यहां पर v नहीं लिखेंगे क्योंकि v किसका आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2v लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 2v। और इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर, क्योंकि v के ऊपर हमेशा स्क्वायर लगाना पड़ता है। अब इसको अगर हल करेंगे तो 1/2 m का m आ गया और इसको मैं हल करूंगा तो 2 दूनी कितना आएगा? 4 गुना 4 गुना v का स्क्वायर क्या आएगा? v²। अब अगर इसको मैं आगे हल करूंगा तो कैसे कर सकता हूं? देखो 1/2 का 1/2 और ये m का m आ गया और इस v को मैं थोड़ा सा इस साइड ले आता हूं और गुना में मैंने क्या कर दिया? 4। और इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं? समीकरण नंबर 1 से ये क्या लिख सकता हूं? k लिख सकता हूं। तो इसकी जगह आपका क्या गया? k और गुना में क्या गया? 4। और यहां पर क्या था? आपका nk था। तो nk का जो मान आया वो क्या आएगा? k गुना 4। यानी कहने का मतलब नई गतिज ऊर्जा जो आई है वो पुरानी वाली गतिज ऊर्जा की कितने गुना आ गई? 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना, यानी 4k। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 4k। 4k आपका क्या आएगा? आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, सेम का सेम क्वेश्चन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये थे आपके फिजिक्स के 8 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की। तो बहुत सारे दोस्त हैं वो मुझसे मतलब शिकायत कर रहे थे कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे। तो साथी जैसे जैसे जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल आएंगे, जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, सारे में चैप्टर वाइज आपको करवा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे। देखो बीच बीच में
थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो भी करवा रहा हूं और साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूं। कार्य के न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए, गतिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं, स्थितिज ऊर्जा के न्यूमेरिकल भी मैं आपको पीछे करवा चुका हूं, है ना। तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और न्यूमेरिकल वगैरह सब करते रहेंगे, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन देखो है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले अच्छे से कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो साथी ब्राउनियन गति की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। हम बात करते हैं ब्राउनियन गति के बारे में। ब्राउनियन गति है क्या? सबसे पहली बात तो जो ब्राउनियन गति है वो कोलाइडी विलियन जो है ना, कोलाइडी विलियन में पाई जाती है, कोलाइडी विलियन में पाई जाती है। एक नंबर बात, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विलियन ब्राउनियन गति को प्रदर्शित करता है। तो साथी याद रखना, ब्राउनियन गति को कोलाइडी विलियन क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। अब होती क्या है ब्राउनियन गति? ब्राउनियन गति किसको कहते हैं? यानी जो आपका कोलाइडी विलियन होता है, इस विलियन के जो कण होते हैं, इस विलियन के जो कण होते हैं वो कण अनियमित गति करते हैं। अनियमित बोले तो टेढ़ी मेढ़ी क्या करते हैं? गति करते हैं। टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसकी जो खोज है वो किसने की थी? इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहां पर कोलाइडी विलियन की बात की कि कोलाइडी विलियन के जो कण हैं उनके कण अनियमित या फिर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। क्लियर है बात है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुछ बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सजातीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं? देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है आपको? ऑप्शन नंबर में ए में दे रखा है कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए में कोलाइड दे रखा है। कोलाइडी जो विलियन होता है साथी वो विषमांगी होता है। क्या होता है? विषमांगी। ये सजातीय नहीं होता, ये विजातीय होता है। क्या होता है? विजातीय। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो विषमांगी है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कोलाइडी विलियन की, तो कोलाइडी विलियन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। हम बात करते हैं कोलाइडी की, तो इसके कणों का आकार आपसे पूछा जा सकता है। इसके कणों का आकार कितना होता है? तो याद रखोगे 10⁻⁻9 मीटर से लेके और 10⁻⁻7 मीटर इसके कणों का आकार होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्लियर है बात है? इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोलाइडी विलियन कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपकी जो स्याही जो होती है ना, स्याही दवात जिसको बोलते हैं, इंक जिसको बोलते हैं, वो आपकी एक प्रकार का कोलाइडी विलियन होता है। ठीक है, स्याही हो गया। इसके अलावा आपका जो रक्त होता है, हमारा जो रक्त होता है, रक्त, वो भी एक प्रकार का क्या होता है? कोलाइडी विलियन होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है निलंबन। निलंबन, अगर हम निलंबन की बात करते हैं साथी, तो यह भी आपका एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। यह भी आपका क्या होता है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण। इसके कणों का आकार भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके कणों का जो आकार है वो कितना होता है? तो याद रखना 100 mm, 100 mm से अधिक, 100 mm से अधिक इनके कणों का आकार होता है। ये कोलाइडी कणों से, कोलाइडी जो कण होते हैं, कोलाइडी कणों से बड़े कण इसके अंदर पाए जाते हैं। कोलाइडी कणों से बड़े कण किसके अंदर मिलते हैं? निलंबन के अंदर मिलते हैं। और साथ ही इसके जो कण हैं, इन कणों को हम क्या कर सकते हैं? नग्न आंख से देख सकते हैं। नग्न आंखों से इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्लियर है बात है? इसको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है। तो निलंबन भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकार का आपका विषमांगी है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है विलियन। विलियन क्या होता है मेरे साथी? विलियन होता है एक प्रकार का सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण एक प्रकार का आपका विलियन होता है। इसमें या तो द्रव मिलेगा, या आपका मतलब ठोस मिलेगा, या फिर गैस मिलेगा। तो ये आपका एक प्रकार का सजातीय मिश्रण होता है।
ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको विखंडन दे रखा है, विखंडन का मतलब तो टूटना होता है, ठीक है, और यहां पर मिश्रण की बात की, मिश्रण का मतलब मिलना होता है, तो विखंडन वैसे नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया, तो फिर देर किस बात के, आगे बढ़ते हैं फिर। 11 नंबर क्वेश्चन कि विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहा जाता है, यानी विलेय और विलायक किसके अंदर पाए जाते हैं, विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो याद रखना साथी, विलेय और विलायक का जो समांगी मिश्रण है वो आपका विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कहां बताऊं, यहां बता देता हूं। विलयन का मतलब होता है, विलयन का मतलब होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक के योग को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यानी आपका जो विलेय जो होता है ये कम मात्रा में पाया जाता है, विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है, और ये विलायक होता है ये अधिक मात्रा में होता है। विलयन के अंदर अधिक मात्रा में आपका क्या होता है? विलायक, और कम मात्रा में क्या होता है? आपका विलयन। सॉरी, कम, कोई भी विलयन के अंदर विलेय कम मात्रा में होता है और विलायक आपका अधिक मात्रा में होता है। विलेय का मतलब होता है घुलने वाला और विलायक का मतलब होता है घोलने वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में आपको निलंबन दे रखा है, निलंबन के बारे में आपको बता चुका हूं। इसके बाद आपको ऑप्शन नंबर डी देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है पाइसन। अच्छा, ये पाइसन क्या होता है? पायस क्या होता है? पायस, अगर हम पायस की बात करें मेरे साथी, तो पायस जो होता है वो दो द्रव होते हैं, दो अमिश्रणीय द्रव, दो अमिश्रणीय द्रव का विलयन, या दो अमिश्रणीय द्रव का जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। अमिश्रणीय का मतलब होता है साथी जो आपस में घुल नहीं सके, जैसे तेल प्लस पानी, तेल और पानी आपस में कभी भी नहीं घुलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायस। क्लियर है बात है? इसको कहा जाता है पायस। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट था। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हमारा जो रक्त होता है, हमारे जो ऊतक होते हैं उनके अंदर, हमारे रक्त के अंदर सोडियम भी पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, तांबा भी, मतलब तांबा कॉपर भी पाया जाता है, और आपका जो लोहा है वो भी पाया जाता है। तो उन सोडियम को, लोहे को, उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और आपको क्या पूछा था? विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विलयन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। पीछे के 2-3 जो एग्जाम हुए हैं आपके रेलवे के, उसके अंदर सबसे जो पसंद करने किया जाने वाला जो आपका क्वेश्चन था केमिस्ट्री के अंदर, वो यही था। बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या है कि एक विलयन है, उस विलयन में पानी की मात्रा कितनी है? 320 ग्राम। पानी की मात्रा कितनी दे रखी है? 320 ग्राम। पानी दे रखा है 320 ग्राम। 320 ग्राम पानी में 47 यानी 47 ग्राम लवण की मात्रा है। लवण कितना है? लवण आपको दे रखा है 47 ग्राम। 47 ग्राम लवण की मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की ज्ञात कीजिए। चाहे आपको द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा सांद्रता पूछे, चाहे आपको संयोजकता पूछे, चाहे आपको कुछ भी पूछे, अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत नाम दे दिया ना क्वेश्चन के अंदर, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। उस फॉर्मूले के आधार पर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और वो फॉर्मूला क्या है? जब भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, जब भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपको निकालना हो, तो आप क्या करोगे? ऊपर लिखोगे विलेय, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, और गुणा क्या कर दोगे? 100 से। ये 100 का गुणा क्यों किया? क्योंकि प्रतिशत हमें निकालना है, तो 100 का गुणा करेंगे। ये सूत्र याद रख लेना मेरे साथी। इस सूत्र के आधार पर आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब देखो, द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है। द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा हमें सांद्रता ज्ञात करनी, कैसे निकालेंगे? विलेय इसमें क्या है? विलेय क्या होगा? जो कम होगा। इसमें कम क्या है? आपका 47 है, तो 47 ऊपर आएगा, बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, यानी विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक दोनों का मिश्रण आपका विलयन कहलाता है।
तो इसमें देखो ये तो विलायक है और ये आपका विलेय है, तो इन दोनों का जो योग है ना वही आपका हो जाएगा विलयन का कुल द्रव्यमान, यानी 320 प्लस 47, 320 प्लस 47 यही तो होगा, गुणा क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे मेरे साथी, तो 47 बटे 320 को 47 से गुणा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 367 गुणा में 100। इसको आगे हल करेंगे यानी 4700 बटे 367, और आप 4700 में 367 का भाग दे के देख लो कितना आता है। मैं चलो कैलकुलेटर यानी मोबाइल से करके देख लेता हूं कितना आता है, वो देख लेता हूं मैं। आपका जो 4700 जो है ना, इसमें मैं भाग देना 367 का, 367 का भाग देते हैं तो कितना आता है, ये आता है आपका 12.80%। 12.80% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथी, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सूत्र अगर आप याद कर लेते हो तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है कि एक द्रव्य जिसमें 49 यानी 49 ग्राम जो है वो साधारण नमक है और 320 ग्राम पानी है, तो द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। पहले मैं सांद्रता पूछी थी, इसमें संयोजकता पूछ ली, एक ही बात है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, सूत्र यही काम आएगा, सेम टू सेम। देखो यहां पर अब की बार हमें क्या दे रखा है, पानी 320 ग्राम और ये दे दिया हमें 49 ग्राम, तो यहां पर कितना आ जाएगा 49, यहां पर कितना आ जाएगा 49 और ये कितना आ जाएगा 369, और यहां पर आप यहां पर आएगा 49, मतलब ऊपर 49 49, इस प्रकार से हल करोगे तो ये आएगा। अब इसमें आपको भाग देना है, यानी अब की बार आपको यहां पर 4900 में यानी 4900 में आपको 369 का भाग देना है, 4900 में आपको 369 का भाग देना है, तो साथ ही 13.27 यानी 28 एक ही बात है, तो 13.28 आपका क्या आएगा आंसर। सेम कॉन्सेप्ट काम आएगा, सेम सूत्र काम आएगा, सेम फॉर्मूला काम आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आप कहोगे बिल्कुल आ गया, तो साथ ही इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर सेम क्वेश्चन फिर से आ गया कि एक विलियन में 320 ग्राम जल है और 31 ग्राम आपका नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत के संबंध में अब की बार सांद्रता ज्ञात करनी है, सेम ही है। अब की बार 320 और यहां पर कितना है 31 ग्राम है, तो ऊपर आ जाएगा यहां पर 31, और यहां पर 320 में आप क्या जोड़ दोगे 31 जोड़ दोगे, तो यहां पर कितना आएगा 31, यहां पर कितना आ जाएगा 351 गुणा 100, और इसको हमने हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो यह आएगा 3100 बटे 351, और 3100 में आप 3100 में आप 351 का भाग दे लो, 3100 में आप कितने का भाग दोगे 351 का भाग देते हो तो आता है आपका 8.83, कितना आता है 8.83%। ऑप्शन नंबर आपका जो साथी ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो साथी ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। कठोर और मजबूत कौन सा उत्तक बनाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले में ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या देखा, ऑप्शन नंबर ए में देखा है कोलेन काइमा। कोलेन काइमा, इस कोलेन काइमा को क्या कहा जाता है, स्थूल कोण उत्तक भी कहा जाता है। स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये पौधे के अंदर लचीलापन लाता है। क्या लाता है, लचीलापन, ये पौधे में लचीलापन लाता है। और साथ ही कोलेन काइमा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं मेरे साथी, इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं। इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं और किनारों से मोटी होती हैं। किनारों से क्या होती हैं, मोटी, किनारों से क्या होती है, मोटी। ठीक है, और इसकी कोशिकाओं में किसका जमाव पाया जाता है, तो इसके अंदर 3 पदार्थ होते हैं कोलेन काइमा में। एक होता है आपका सेलुलोज, क्या होता है, सेलुलोज इसके अंदर होता है, इसकी कोशिकाओं के अंदर। एक आपका होता है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और एक आपका होता है लिग्निन, क्या होता है, सॉरी पेक्टिन,
एक आपका होता है पेक्टिन। तो ये 3 पदार्थ इसकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इतनी सारी बातें आपको कोलेनकाइमा के बारे में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखा है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो साथ ही इसको कहा जाता है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक यानी कहने का मतलब ये क्या काम करता है, ये पौधे को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है या फिर कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर मेरे साथी लिग्निन का जमाव पाया जाता है, लिग्निन का जमाव। जैसे कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति के ऊपर या फिर कोशिका के अंदर किसका जमाव होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का, उसी प्रकार से स्क्लेरेनकाइमा या फिर दृढ़ ऊतक में या फिर दृढ़ ऊतक में आपकी कोशिका जो भित्ति होती है उसके ऊपर क्या होता है, लिग्निन का जमाव होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या काम करता है, पौधे को मजबूती और कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको दे रखा है पेरेनकाइमा। क्या दे रखा है आपको, पेरेनकाइमा दे रखा है। पेरेन जो काइमा होता है मेरे साथी, पेरेनकाइमा ये जो होता है ये इसको कहा जाता है मर्दूतक। क्या कहा जाता है, मर्दूतक। और ये क्या काम करता है मेरे साथी, ये भोजन का संग्रहण करने का काम करता है, भोजन का संग्रहण करने का काम करता है, भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। ये भोजन का संग्रहण करने का काम करता है आपका पेरेनकाइमा। इसके अलावा मेरे साथी आपको दे रखा है एरेनकाइमा। क्या दे रखा है, एरेनकाइमा दे रखा है। और एरेनकाइमा जो होता है इसको कहा जाता है वायुतक। क्या कहा जाता है, वायुतक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एरेनकाइमा जो है वो जलीय जीव, जलीय पौधों में, ये जलीय पौधों में पाया जाता है, जलीय पौधों में। और जलीय पौधे इसी के कारण क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। इसी के कारण क्या करते हैं, तैरते हैं, ठीक है। तो एरेनकाइमा पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करता है। तो ये सारों का काम मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करूंगा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। यानी पौधे की जो बाह्य जो त्वचा होती है उसका निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को देखो, पौधों को संरक्षित करना। बिल्कुल, पौधों को संरक्षित करना या पौधों को सुरक्षा प्रदान करना पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य होता है, ये तो होता है। आपको पूछा है कार्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए तो आपका उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखो, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना। बिल्कुल, रोम की सहायता से, उसके बाहरी परत के ऊपर रोम पाए जाते हैं, उसकी सहायता से वो वायु को क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है या फिर वायु रोधन का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। बिल्कुल, जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर पाए जाते हैं स्टोमेटा, जिसको हम रंध्र बोलते हैं, उस रंध्रों की सहायता से वो क्या करता है, अपनी बाहरी त्वचा से क्या करता है, अपने शरीर के अंदर से बाहर की त्वचा के द्वारा जल का उत्सर्जन करता है। तो ये भी उसका कार्य होता है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण करना। साथ ही प्रकाश संश्लेषण पौधे की बाहरी त्वचा से नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हरे पत्तियों के द्वारा होता है, और हरी पत्तियां जो हैं वो बाहरी त्वचा का उदाहरण नहीं मानी जाती, ठीक है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना पौधे की त्वचा का कार्य नहीं है, वो उसके हरी पत्तियों का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कि स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पीछे भी करवा चुका हूं, इसको कहा जाता है विभेदन। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा विभेदन के बारे में। विभेदन होता क्या है, विभेदन होता क्या है वो देखो। यानी आपका कोई भी विभज्योतक उत्तक होता है, एक पौधे के अंदर विभज्योतक नाम का उत्तक होता है। विभज्योतक जो होता है ना, विभज्योतक जो उत्तक होता है वो विभाजित करने की जो क्षमता होती है, उसके अंदर विभाजित होने की जो क्षमता है वो क्षमता खो देता है। विभाजित होने की क्षमता क्या कर देता है, वो उत्तक खो देता है, और वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थायी। वो स्थायी हो जाता है, और स्थायी होकर के वो क्या करने लगता है, कोई विशेष कार्य करने लगता है, विशेष कार्य करने लगता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। यानी कोई पौधा है, उस पौधे के अंदर जो विभज्योतक उत्तक है
वो विभज्योतक उत्तक अपने विभाजित करने की जो क्षमता होती है वो खो देता है, नष्ट कर लेता है, और वो एक स्थायी आकृति प्रदान कर लेता है, और उस स्थायित्व के द्वारा वो क्या करता है, एक विशेष कार्य को करना शुरू कर देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपको यही तो क्वेश्चन पूछा था कि स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक विशेष स्थायी संरचना प्रदान करना, आकार करना, क्रिया अपनाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान दे रखा है, खाली स्थान की कोशिकाएं कोनों पर से अनियमित रूप से मोटी होती हैं। मैंने अभी मैंने बताया था साथी कोलेन काइमा के बारे में कि जो कोलेन काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो किनारों से क्या होती हैं, मोटी होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी के बारे में बता चुका हूं मैं। देखो, स्थूल कोण उत्तक के बारे में, यानी एरियन काइमा के बारे में, पेरेन काइमा के बारे में, स्क्लेरेन काइमा के बारे में, कोलेन काइमा के बारे में, सभी के बारे में इससे पहले जो मैंने यहां पर लिख रखा था ना वो इसी के बारे में था। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, यानी कोलेन काइमा जो होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, जीवित होती हैं, और किनारों से क्या होती है, वो मोटी होती हैं। इसके ऊपर किस किस का जमाव पाया जाता है, मैंने बताया था आपको, एक तो सेलुलोज का, एक हेमीसेलुलोज का, और एक पेक्टिन का। और स्थूल कोण उत्तक मैंने बताया था यहां पर, स्थूल कोण उत्तक उसकी कोशिका भित्ति पर किसका जमाव होता है, लिग्निन का। यानी कहने का मतलब जो आपका स्क्लेरेन काइमा होता है, स्क्लेरेन काइमा उसके ऊपर लिग्निन का, और कोलेन काइमा में 3 पदार्थों का, सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, और आपका पेक्टिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट, कि पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण उत्पन्न होता है, तो मैंने अभी बताया था कोलेन काइमा के बारे में कि कोलेन काइमा क्या करता है, पौधों के अंदर लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। स्क्लेरेन काइमा क्या काम करता है, स्क्लेरेन काइमा मजबूती और कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है, और आपका जाइलम है वो क्या करता है, जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लचीलापन कौन प्रदान करेगा, लचीलापन प्रदान करेगा आपका कोलेन काइमा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये मैं क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूं अभी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिका जीवित होती हैं, लंबी होती हैं, और कोनों पर से अनियमित रूप से मोटी होती हैं या फिर स्थूल होती हैं। स्थूल का मतलब होता है मोटा। तो किस उत्तक की ऐसी घटना घटित होती है, किस उत्तक में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मोटी होती हैं, जीवित होती हैं और लंबी होती हैं, मैंने अभी बताया था कोलेन काइमा की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको जल्दी जल्दी करवाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, यहां पर लिख के पूरा समझा दिया था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो साथ ही आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करना, कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट कर देना, या मेरे व्हाट्सएप नंबर से ऊपर संपर्क कर लेना, आपका डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। मेरे से जितना बन पाएगा मैं आपके लिए करूंगा। तबीयत डाउन है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं क्लास लेकर के आता हूं। ये मेरा मोटिवेशन है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपका प्यार देख करके रोजाना क्लास लेने में एक हिम्मत बन पाती है। ड्यूटी के बाद जितना भी टाइम मिलता है उसमें आपके लिए मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूं। लेट हो जाता है, रात को 10, 11, 12 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए काम करता हूं। कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है काम करके। बस आप भी मजे से पढ़ाई करो। कोई दिक्कत है तो मेरे से संपर्क करो, और इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। कोई गलती हुई है, समझने में दिक्कत हुई है तो मैं क्षमा चाहूंगा। तबीयत डाउन होने के कारण थोड़ा सा मतलब मामला है वो फिट नहीं है मेरा। ठीक है, जैसे तबीयत ठीक होती है उसके बाद हम पूरा अच्छे से साइंस का गर्दा उड़ा देंगे फिर। ठीक है, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।